मूवी के स्टार्ट होते ही इराक की एक सिटी जिसका नाम हाटरा होता है उसे दिखाया जाता है। वहाँ पर मुख्तलिफ चीजों की खोज के लिए खुदाई हो रही है और वहाँ पर एक फादर मैरिन को दिखाया जाता है। फादर मैरिन भी बाकी लोगों के साथ खुदाई कर रही होती है। खुदाई के दौरान उन्हें एक एम्यूलेट यानी तावीज मिलता है और वो तावीज शैतान पेजुजू का होता है। पेजुजू असल में एक बहुत पावरफुल शैतान है जो गर्मियों के मौसम में गर्मी और सूखापन और बारिश के दिनों में टिड्डियों का बहुत बड़ा तूफान लेकर आता है और ये टिड्डियाँ लाखों की तादाद में होती और ये सारी टिड्डियाँ फसलों पर हमला करके उन्हें तबाह बर्बाद कर देती और इसके बहुत बुरे असरात पड़ते यानी खाने पीने की चीजों की किल्लत हो जाती है, लोग भूख से मरने लगते और सबसे बुरा नतीजा ये कि गुर्बत बहुत ज्यादा बढ़ जाती। साथ में मैं ये भी बता दूं कि पेजुजू का एक बहुत बड़ा दुश्मन जिसका नाम लमेस्टू है और लमेस्टू कोई और नहीं बल्कि वो भी एक शैतान है। और लमेस्टू जो बुरा काम करता है वो ये है कि वो मदर और उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाता है और बच्चों को उनकी मदर से छीन लेता है और फिर उनका खून पी लेता है और इसीलिए ये लोग पेजुजू का सहारा लेते हुए माँ और बच्चे को लमेस्टू से दूर रखते। हालांकि पेजुजू भी एक शैतान है लेकिन लोग उसे अपनी हिफाजत के लिए यूज करते हैं, उसका सहारा लेते क्योंकि वो दूसरे शैतान लमेस्टू से उनको बचा कर रखता है। फिर फादर मैरिन को दिखाया जाता है ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्हें पेजुजू का स्टैचू मिलता है और वहां पर दो डॉग भी होते हैं जो उस वक्त आपस में लड़ रहे होते हैं और वो इस बात का इशारा होता है कि दो शैतान आपस में लड़ रहे हैं, दोनों शैतान यानी पेजुजू और लमेस्टू। इसके बाद जॉर्ज टाउन दिखाया जाता है और वहाँ पर क्रिस मैकनील को दिखाया जाता है जो मूवी में एक एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रही है और अपने डायरेक्टर वर्क की एक मूवी जो स्टूडेंट्स के ऊपर बनाई गई है उसमें काम कर रही है। क्रिस की एक 12 साल की बेटी रीगन होती है। क्रिस एक बहुत फेमस एक्ट्रेस होती है जिसके पास शोहरत दौलत दुनिया की हर चीज होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दोनों माँ और बेटी एक दूसरे के साथ होती है। क्रिस को अपनी बेटी के टॉयज में एक ओजा बोर्ड मिलता है। क्रिस अपनी बेटी से उस बोर्ड के बारे में पूछती है जिस पर वो जवाब देती है कि मैं अक्सर इससे खेलती हूँ। क्रिस उसे कहती है कि ये गेम अकेले खेलने वाली नहीं है जिस पर वो जवाब देती है कि मैं इस गेम को अकेली नहीं खेलती, मेरे साथ कैप्टन होडी भी इस गेम को खेलते। क्रिस उसे कहती है कि चलो अब हम दोनों खेलते हैं और तुम मुझे बताना कि इसे कैसे खेला जाता है। और जब वो खेलने के लिए उस बोर्ड के पास जाती है तो वो खुद ब खुद उससे कहीं दूर चला जाता है। इस चीज को क्रिस मजाक में लेती है और वो मजाक में अपनी बेटी से कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे साथ ओजा बोर्ड नहीं खेलना चाहती। इस पर उसकी बेटी उसे जवाब देती है कि मैं नहीं, कैप्टन हाउडी ये चाहते हैं कि तुम इस गेम को ना खेलो। क्रिस उसकी इस बात को सीरियस नहीं लेती और मजाक समझती। फिर दिखाया जाता है कि क्रिस सो रही होती है और उसके पास किसी की कॉल आती है, तब वो जाग जाती है। क्रिस देखती है कि उसकी बेटी भी उसके साथ सो रही है जिसकी वजह से वो उससे पूछती हो कि तुम यहाँ पर क्यों सो रही हो और उसकी बेटी जवाब देती है कि मेरा बेड हिल रहा था और इसी वजह से मेरे लिए उसके ऊपर सोना मुश्किल था। क्रिस इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और रूम से बाहर चली जाती है। क्रिस को लॉफ्ट रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती और ये आवाजें वो पहले भी सुनती रहती थी। वो अपर फ्लोर पर जाकर देखती है लेकिन वहाँ पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। अगले दिन क्रिस रीगन को एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है और जब डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा होता है तब वो डॉक्टर के साथ बहुत मिसबिहेव करती है और उसे काफी बुरा भला कहती है। डॉक्टर क्रिस को बताते हैं कि उसकी बेटी को नर्व प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से उसका टोन हाइपर हो गया है और अब उसे ज्यादा गुस्सा आता और आगे जाके ये चीज डिप्रेशन में बदल जाती, जिस पर क्रिस डॉक्टर को बताती है कि उसकी बेटी को किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर डॉक्टर उसे कहता है कि रीगन के फादर उसके साथ नहीं रहते और ना ही कभी उन्होंने इसके साथ कांटेक्ट किया है, शायद यही वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो टेंशन में है। इसके बाद फादर कैरिस को दिखाया जाता है। फादर कैरिस की मदर को उसके भाई किसी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है और इस बात को लेकर कैरिस की मदर बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। उनकी मदर एक बूढ़ी औरत होती है जिनका पाँव फ्रैक्चर होता है और वो किसी भी डॉक्टर को अपना ट्रीटमेंट करने नहीं दे रही और उन्हें यहाँ पर एडमिट करवाने की वजह भी यही होती है। फादर कैरिस ये चाहते थे कि अपनी मदर को इस हॉस्पिटल से निकाल के वो किसी अच्छी हॉस्पिटल से उनका ट्रीटमेंट करवाए, लेकिन वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती। फिर उनकी मदर की डेथ हो जाती और वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती। क्रिस अपने घर में एक पार्टी रखती है और पार्टी के दौरान उसकी बेटी वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर मौजूद वो एक गेस्ट से कहती है कि उसकी डेथ इसी घर के ऊपर वाले फ्लोर में हो और इसी दौरान वो वहीं खड़ी खड़ी यूरिन कर देती है। वो सब कुछ देखकर लोग शॉक्ड हो जाते हैं। क्रिस रीगन को नहलाकर उसे उसके बेड पर लिटाकर जैसे ही वापस आती है उसके
जाते ही उसका बेड तेजी से हिलना शुरू कर देता है, जिस पर रीगन काफी चिल्लाना शुरू कर देती है। क्रिस भी ये सब कुछ देख रही होती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये क्या हो रहा है। क्रिस उसे दोबारा से डॉक्टर के पास लेकर जाती है और डॉक्टर फिर उसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट करते हैं और उसे बहुत सारी तकलीफों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन उसके सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल होते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे कोई बीमारी नहीं। दिन ब दिन रीगन की तकलीफ में इजाफा हो रहा था और अब तो कोई उसे उठाकर हवा में उछालकर बेड पे फेंक देता था और उस वक्त रीगन सिर्फ यही चिल्ला रही होती है कि मुझे बचा लो वरना मैं मर जाऊंगी, लेकिन क्रिस कुछ भी नहीं कर पाती और देखते ही देखते रीगन पोजेस हो जाती है और डॉक्टर के कंट्रोल से भी बाहर हो जाती है। वो उसे नींद का इंजेक्शन देकर गहरी नींद सुला देता है। क्रिस जब डॉक्टर से घर वापस आती है तब उसे पता चलता है कि उसके डायरेक्टर बर्क छत से गिरकर मर गए हैं और उस वक्त बर्क रीगन के पास ही होता है। वो इसलिए होता है ताकि वो अकेली ना रहे। रीगन बिल्कुल उल्टी होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है, जो कि बहुत अजीब तरीके से, और इसी दौरान उसके मुंह से ब्लड भी आ रहा होता है और क्रिस उसे देखकर घबरा जाती है। अब डॉक्टर और साइकाइट्रिस्ट को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि आखिर उसे हुआ क्या है, क्योंकि उसके ऊपर वो पहले ही बहुत सारे टेस्ट कर चुके। और अजीब बात तो ये है कि उसके टेस्ट में भी कोई बीमारी नहीं आई, सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल। इसलिए सब मिलकर क्रिस को मशवरा देते हैं कि वो जादू तोड़ने वाले के पास जाए और रीगन का एग्जॉर्सिज्म करवाए। आगे हमें दिखाया जाता है कि क्रिस से मिलने विलियम आते हैं, जो बर्क का केस हैंडल कर रहे हैं। वो क्रिस से उस रात के बारे में पूछते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि बर्क की डेथ में बहुत सारी अजीब चीजें भी हुई थी और वो बिल्कुल सही बताते हैं कि उसकी गर्दन पीछे की तरफ टर्न हो गई थी और इस बात का सिंबल था कि उसे किसी शैतान ने ही मारा है। कौंसिल विलियम के वहाँ से जाने के बाद रीगन के रूम से बहुत ज्यादा चिल्लाने की आवाजें आ रही होती। क्रिस जब उसके रूम में जाकर देखती है तो वो देखकर काफी हैरान हो जाती है कि उसकी बेटी ने खुद को बहुत ज्यादा जख्मी कर लिया है और वो मुसलसल खुद को जख्मी किए जा रही है। और जैसे ही क्रिस उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है वो क्रिस पर भी हमला कर देती है। इतनी ही देर में उनके सर्वेंट्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वहाँ पर रखा हुआ एक सोफा खुद ब खुद मूव होकर दरवाजे के पास आता है और उसे मजबूती से बंद कर देता है और रूम में रखी हुई अलमारी भी खुद ब खुद मूव होकर क्रिस पर गिरने लगती है, लेकिन ठीक वक्त पर क्रिस वहाँ से हट जाती है और खुद को बचा लेती है। उसी वक्त उसकी बेटी अपना सर पूरी तरह टर्न करके पीछे कर लेती है, जो कि एक बहुत अजीब चीज थी। ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। रीगन बर्क की आवाज में क्रिस को कहती है कि देखो तुम्हारी कैरेक्टरलेस बेटी ने मेरे साथ क्या किया है। ये सुनकर क्रिस फौरन समझ जाती है कि बर्क को भी उसी शैतान ने ही मारा है और रीगन पर किसी शैतान का बहुत बुरा साया है और रियलिटी भी यही होती है। रीगन को किसी शैतान ने पोजेस कर लिया होता है। जब क्रिस को इस बात का पता चल जाता है तो वो फादर कैरिस से मिलती है और वो रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बेटी पर एग्जॉर्सिज्म करे, लेकिन फादर कैरिस पहले तो इस बात के लिए मना कर देते हैं, लेकिन क्रिस के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर वो इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं। जब फादर कैरिस रीगन के पास जाते हैं उस वक्त वो शैतान बुरी तरह रीगन के ऊपर हावी हो चुका होता है और रीगन का शैतान कैरिस की मदर की डेथ के बारे में उसे बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। वो सोचता है कि रीगन को मेरी मदर की डेथ के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसने बिल्कुल सही बताया है, तो उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि क्रिस बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन यहाँ पर मसला ये था कि एग्जॉर्सिज्म के लिए चर्च से परमिशन लेना पड़ती है, जिसके लिए चर्च को ये प्रूफ देना होता है कि जिसके ऊपर एग्जॉर्सिज्म करने वाले हैं उसके ऊपर वाकई किसी शैतान का साया है। रीगन की बॉडी पर ये भी लिखा होता है हेल्प। रीगन की कुछ बातों का कैप्चर होना और क्रिस का फादर कैरिस को ये बताना कि बर्क की डेथ भी ऐसे ही हुई है। ये जानते ही फादर कैरिस को इस बात पर मुकम्मल यकीन आ जाता है कि वाकई रीगन को किसी शैतान ने पोजेस कर लिया है। फादर कैरिस रीगन की रिकॉर्ड की हुई आवाज को सुनते हैं और उस रिकॉर्डिंग में वो फादर मैरिन का भी नाम ले रही होती है। दूसरी तरफ फादर कैरिस चर्च से एग्जॉर्सिज्म करने की परमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन चर्च उनके साथ किसी एक्सपीरियंस फादर यानी जिन्होंने पहले भी एग्जॉर्सिज्म कर लिया है उन्हें साथ भेजने का डिसीजन लेते हैं और यहाँ पर चर्च फादर कैरिस के साथ फादर मैरिन को ही भेजते हैं। फादर मैरिन जब उन लोगों के घर पर जाते हैं तब उन्हें रीगन की चीखने की बहुत भयानक आवाजें आती। फादर मैरिन फादर कैरिस को कहते हैं कि उन्हें फौरन ही एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट कर देना चाहिए और फिर उनका एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे एग्जॉर्सिज्म के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है रीगन बुरी तरह चिल्लाना शुरू कर देती है। वो चीखते हुए फादर कैरिस और अपनी मदर क्रिस को बुरी तरह अब्यूज करती है और इसके साथ ही उसका बेड बुरी तरह मूव करना शुरू कर देता है और उनकी नजरों के सामने ही खुद ब खुद बेड उठकर हवा में चला जाता है, लेकिन वो एग्जॉर्सिज्म को नहीं रोकते, वो कंटिन्यू ही रखते हैं और उसका बेड ही नीचे आ जाता है। अब वो शैतान अपनी शैतानी ताकत से चीजों को इधर उधर फेंकता है। फादर मैरिन को भी अब्यूज किया जाता है और रीगन के हाथ की सारी पट्टियां
खुल जाती और रीगन हवा में उड़ जाती। दोनों फादर बड़ी मुश्किल से उसके ऊपर अपना कंट्रोल करके उसे नॉर्मल करते और इसी दौरान फादर मैरिन को शैतान पेजुजू का साया नजर आता है और यहाँ पर फादर कैरिस शैतान की बातों से बहुत दुखी होते क्योंकि वो उनकी मदर की डेथ का रिस्पॉन्सिबल उसे ही समझ रहे थे। इसके बाद फादर कैरिस एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट करते हैं और जैसे ही वो शैतान के पास जाते हैं वो उन्हीं की मदर की वॉइस में बोलता है और वो एक बार फिर ये ब्लेम करता है कि उनकी मदर को उन्होंने ही मारा है और उसी दौरान फादर कैरिस अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते। फादर मैरिन उन्हें कहते हैं कि वो यहाँ से फिलहाल बाहर चले जाएं और फादर मैरिन अकेले ही एग्जॉर्सिज्म पूरा कर। कुछ टाइम गुजर जाने के बाद फादर कैरिस दोबारा रीगन के रूम में आते हैं। तब वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि उस शैतान ने फादर मैरिन को भी मार डाला। ये देखकर फादर कैरिस को बहुत गुस्सा आता है और वो शैतान को कहते हैं कि वो रीगन को छोड़कर उनकी बॉडी में आ जाए और वो शैतान ऐसा ही करता है। वो रीगन की बॉडी को छोड़कर फादर कैरिस की बॉडी में चला जाता है। तभी फादर कैरिस उस शैतान के मिशन को रोकने के लिए अपनी जिंदगी को ही सेक्रीफाइस कर देते और उस रूम की खिड़की से कूद जाते हैं। उनके नीचे गिरते ही बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं। तभी फादर कैरिस के दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं और फादर कैरिस की इस दुनिया को छोड़ जाने में उनकी हेल्प करते हैं। रीगन अब बिल्कुल नॉर्मल हालत में आ जाती और वो सब कुछ भूल चुकी होती है। उसे अपनी पुरानी कोई भी बात याद नहीं होती और कुछ दिन गुजर जाने के बाद रीगन अपनी मदर के साथ उस जगह को छोड़कर चली जाती और यहीं पर मूवी एंड हो जाती।